नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़े हैं अपने उस खास कार्यक्रम जान है तो जहान है में। और हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार हंस एक बार फिर बात करेंगे आज हर्निया को लेकर डॉक्टर साहब के साथ। जाना पहचाना चेहरा है फरीदाबाद के। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी और हाँ, नमस्कार फरीदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस फोरम में बुलाने के लिए। और हर्निया एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और सर्जन्स के बहुत ही करीब है। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स होते हैं, रोबोटिक सर्जन्स होते हैं, उनके बहुत ही करीब है। और इसके आज जो हमारा पर्पस है, इसके बारे में जो समाज में कुछ भ्रांतियाँ हैं और ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे इसके बारे में। कई बार डॉक्टर साहब लोगों को ये लगता है ये कोई फोड़ा हो गया है, ये कोई कोई ऐसी गांठ बन गई है, इसको हर्निया का नाम देते हैं। तो क्या है एक्चुअली बीमारी, क्या है ये हर्निया? हर्निया सौरभ जी, हमारे बॉडी में बहुत वीक पॉइंट हैं कई जगह पे। नेचुरल पॉइंट्स होते हैं जो वीक पॉइंट होते हैं, या कुछ नेचुरल होल्स होते हैं जिसमें से नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एक स्थान से दूसरे, एक कैविटी से कहूँगा कि अगर एक कैविटी है, जैसे हमारा एब्डोमेन है वो एक कैविटी है, तो वहाँ से कोई स्ट्रक्चर स्क्रोटम में जा रहा है, तो उसके लिए एक कुदरत ने नॉर्मल एक सुरंग बनाई है, एक रास्ता बनाया है। तो जब वो नॉर्मल पैसेजेस या नॉर्मल हमारे वीक पॉइंट, जब किसी हमारी एक्टिविटीज से, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें पेट पे प्रेशर आ रहा हो, उन एक्टिविटीज में जो कॉमन एक्टिविटीज हैं, हम कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, या इवन हम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या यूरिन पास करने में उनको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। फीमेल में प्रेगनेंसी एक ऐसा कारण है, या पेट में किसी वजह से पानी बन रहा है, या पेट में ट्यूमर है, तो कोई भी ऐसी वजह जिससे कि पेट का प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमारे वीक एरियाज़ जो हैं, वो कहीं न कहीं और वीक हो जाते हैं, और वो स्कार जो है वो ओपन हो जाते हैं, या वो टनल्स ओपन हो जाती हैं। तो उन एरिया में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जैसे हमारे पेट में आते हैं, और हम एक एग्जांपल लेते हैं नाभि का। नाभि जो है वो एक स्कार की तरह है। जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ से जो भी फूड है या ब्लड सप्लाई है, वो नाल नाभि के थ्रू, नाड़ नाल के थ्रू, प्लेसेंटा हाँ। जिसको बोलते हैं, वो नाड़ के थ्रू जो है बच्चे को जा रहा होता है। और जैसे ही बर्थ होता है, तो हम वो नाड़ को क्लैंप कर देते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्ड क्लैंपिंग करना। और उसके बाद वो नाड़ जो है अपने आप झड़ जाती है, शेड ऑफ हो जाता है, और उस नाड़ के जगह पे, स्थान पे एक स्कार बन जाता है, इसको कहते हैं अम्बिलिकल स्कार, जो हमें अम्बिलिकस की तरह दिखता है। अब अगर वेट उठाया किसी ने, या जो भी मैंने चीज़ें बताई, वो एक्टिविटीज़ हुई, तो जो वीकेस्ट पॉइंट है, वहाँ से स्कार जो है एकदम से खुल जाएगा। खुल जाएगा तो वो एक होल की तरह हो जाएगा, वो सुराख की तरह हो जाएगा, बाहर सिर्फ़ चमड़ी रह जाएगी। मतलब जो जो थिक एक कवरिंग थी वो हट गई और बाहर चमड़ी रह गई। अब पेट के अंदर आते वो थोड़ा हैं, नरम-नरम सा हो नरम हो जाता है। जाएगा। जी। पेट के अंदर आते हैं, उनको एक जगह मिल गई जाने की। अब आते जो हैं, उनके लिए तो वो जगह भी पेट का ही पार्ट है, उसको नहीं दिख रहा है कि वो एक नया स्पेस बन गया है। और वो जब जाते हैं, तो क्योंकि वो वैसे टाइट होता है, तो वहाँ जो भी स्ट्रक्चर गया वो जाके फँस जाता है, और वो आपको स्वेलिंग की तरह दिखता है। कई बार तो इनिशियल फेजेज़ में ये आँत का आना-जाना, आना-जाना नॉर्मल रिड्यूसिबल हो जाता है, मतलब वो अंदर-बाहर हो सकता है। लेकिन कुछ केसेज़ में कई बार आँत जाके वहाँ अटक जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, कि हर्निया ओके। जाके फँस गया। उस केस में वो रिस्की होते हैं, जिसमें आँत सड़ सकती हैं या आँत में रुकावट आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही इंग्वाइनल हर्निया है, मेल्स में बड़ा कॉमन होता है। इंग्वाइनल कैनाल, टेस्टिस जो हैं स्क्रोटम में हैं, उनकी सप्लाई पेट से आ रही है। तो नेचुरल जो पैसेजेस हैं, कई बार लूज़ हो गए हैं, विद द एज भी लूज़ हो जाते हैं, या कई बार बच्चों में भी वो कैनाल पूरी बंद नहीं होती हैं, तो उसमें भी हर्निया हो जाते हैं। कुछ एक हर्निया हमारे फूड पाइप और स्टमक से जो जगह है डायफ्राम, जब वो लूज़ हो जाता है, तो वहाँ हर्निया हो जाता है, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। कैसे पता चलता है डॉक्टर साहब इसका? हाइटस हर्निया का। जी। सर हाइटस हर्निया एक तो सिम्पटम्स उसमें हैं, जैसे मैंने हर्निया का बताया, तो हाँ, इसका तो नाभि दिखने का लगता है हर्निया नाभि या का इंग्वाइनल तो हर्निया तो सामने कई दिख लोगों का जाता है। दिखता है। जी। हाइटस हर्निया सामने तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें सिम्पटम्स ये रहेगा कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि नीचे से एसिड जो है वो यहाँ बर्निंग कर रहा है, उसको छाती की तरफ जलन आ हो रहा है, रही है छाती में जलन हो रहा है, खास तौर पे रात के टाइम पे जब वो कुछ हैवी खाएँगे और खाने के बाद सोते हैं। भाई दिन में तो आदमी काम करता है, रात में अक्सर 1 घंटे में वो सोने का होता है। तो जैसे ही वो सोता है, तो एसिड जो है ऊपर की तरफ आता है, या खाना भी कई बार ऊपर की तरफ आता है, आपके गले में लगेगा कुछ खट्टा-खट्टा आ रहा है,
हुँ, अगर ये प्रोसेस बहुत रेगुलर होने लग गए, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्पटम है, इसको रिफ्लक्स कहते हैं। रिफ्लक्स, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और अक्सर उसमें हाइटस हर्निया होता है और उस हर्निया का इलाज जो है वो सर्जिकली हो जाता हुँ। है। डॉक्टर साहब कोई चीरा लगा के, कोई टाँके लगा के ऐसे सर इलाज? सर्जरी देखो, मैं 2002 में मैंने एमएस जॉइन किया था, जी। आज 2024 22 साल में। 22 साल में इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, कहाँ 2002 में लैप्रोस्कोपी इंडिया में स्टार्ट हुई थी और आज हम रोबोटिक की बातें कर रहे हैं, है ना? हुँ, तो जो चीरा लगाने वाली सर्जरीज़ थी, एक्चुअली में हर्निया का इंसिडेंस होता क्यों है? जितना भी पेट को चीरा लगाने वाली सर्जरी होती है, उसमें भी हर्निया होने के चांस होते हैं, उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। अच्छा। जब से लैप्रोस्कोपी आई है और लोगों ने जितना एक्सपोज़र, जैसे हम सर्जन्स का तो एक्सपोज़र लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है, तो हमारा एक्सपोज़र जैसे-जैसे बढ़ा, ये हर्निया होने के चांसेस और कम हो गए और आज की डेट में इंसिजनल हर्निया, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा होती है, तो उनका इंसिडेंस बहुत कम हो चुका है। आज हम जो भी हर्निया सर्जरी करते हैं, मैक्सिमम सर्जरीज़ या तो लैप्रोस्कोपिक होती है या रोबोटिक होती है। ओके। पेट को खोल के सर्जरीज़ करना अब तो मुझे नहीं लगता है, और मैंने खुद अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में कभी नहीं किया। तो क्या करते हैं फिर सर्जरी में क्या करते हैं डॉक्टर सर इसमें? हर्निया में अलग-अलग हर्निया की सर्जरी अलग-अलग तरीके से होती है, लेकिन अगर हम कॉमन बात करें, तो हर्निया में हमें मेश लगाना पड़ता है। मेश एक तरह का जाली, अगर आप कहेंगे, नेट होता है, जाली होती है, प्रोलीन मटेरियल, जो एक इनर्ट मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, उसकी जाली डलती है। अगर मान लीजिए कोई, हम एब्डोमेन की बात करें, अम्बिलिकस की बात करें, अम्बिलिकस एक दीवार की तरह है। अब दीवार में छेद हो गया तो या तो हम उसको टाँके लगा के बंद करेंगे या पीछे से एक पैच लगा देंगे। तो जाली जो है पैच की तरह काम करती है कि जो स्ट्रक्चर अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, उसके आगे एक पैच लग गया और वो हर्निया को, रिकरेंस को, दोबारा होने को, वो उसके चांसेस रोकता को है। ऑलमोस्ट निल कर देती है, नील कर नेग्लिजिबल देता कर देती है। तो हर्निया में हमारे को जाली लगाना पड़ता है और हर हर्निया में जाली अलग तरह की लगती है। है। हुँ, ऐसा नहीं कि सभी हर्निया में सेम तरह की जाली लगेगी। जाली बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत सारी अलग-अलग क्वालिटीज़ की आती हैं। इंग्वालेंट हर्निया में नॉर्मल जाली लग रही है, जो अम्बिलिकस हर्निया है उसमें अलग तरह की जाली लग रही है, हुँ। हाइटस हर्निया में अलग तरह की जाली लग रही है, तो अलग-अलग तरह की जाली क्या लगती है। खर्चा समझें डॉक्टर साहब अगर बात करें तो? सर यूजुअली जो हर्निया की सर्जिकल कॉस्ट है, वो अगर के पेशेंट के पास मेडिक्लेम है, तो यूजुअली सारे हर्नियाज़ जो हैं वो पैकेजेज़ में होते हैं। ओके। जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे नेगोशिएट किया होता है मेडिक्लेम कंपनीज़ ने, तो उनके पैकेज दिए जाते हैं। अब उसमें जाली किस तरह की डलने वाली है, क्या पेशेंट की जो पॉलिसी है, क्या उन जाली की कॉस्ट को फुल कवर कर रही है, कंज्यूमेबल को फुल कवर करती है या नहीं करती है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि नाभि का जब हर्निया होता है, तो उसमें डुअल मेश लगता है, कंपोजिट मेश, जो कि एक तरह का 2 लेयर का बना हुआ मेश होता है। इसमें जो ऊपर वाली लेयर है, वो दीवार से चिपकने के लिए होती है और नीचे वाली लेयर ऐसी होती है जो आंतों से नहीं चिपके, क्योंकि हम पेट के अंदर से जाके सर्जरी करते हैं। अगर उसमें नॉर्मल मेश मेश लगा देंगे, तो वो पेट से, आंतों से भी जाके चिपक जाएगा, तो उसमें महँगी जाली लगती है। इंग्वानल हर्निया में हम लोग नॉर्मल जाली डाल सकते हैं, क्योंकि वो आंतों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता। अम्बिलिकल हर्निया में एक नई टेक्नीक भी हम लोगों ने करना शुरू किया है, जिसमें नॉर्मल जाली डलती है, लेकिन वो हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं होती। वो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली पेशेंट चूज़ करने पड़ते हैं। उसमें पेशेंट का खर्चा कम हो सकता है जाली का। लेकिन जिसमें ज़रूरत है, वो जाली लगाने की डुअल मेश, तो हम उसमें वही रिकमेंड करते हैं कि वो जाली लगनी है। उसकी वजह से खर्चा जो है अप डाउन हो सकता है। हो जाता है। डॉक्टर साहब बड़ा सवाल आता है। आम तौर पर हिंदुस्तान आपको पता ही है, लोग अपने रोग को, अपनी व्याधा को टालते हैं हाँ। और हर्निया अगर टालें हर्निया के इलाज को तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डॉक्टर? सर ये ना केवल मैं हर्निया के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, ये उन डिजीज़ सब के लिए एडवाइस कर रहा हूँ जिसमें सर्जरी ही ओनली ट्रीटमेंट होता है। अगर सर्जरी ही किसी डिजीज़ का इलाज है और आप उस डिजीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो डिजीज़ आपको माफ़ कर देने वाली है ना? कभी ना कभी डिजीज़ एक भयंकर रूप लेके आएगी। भयंकर रूप से मेरा मतलब है वो कोई कॉम्प्लिकेशन कर देगी। कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में जिस सर्जरी के जैसे रिज़ल्ट होने चाहिए, है ना? नॉर्मल स्टेट में जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में ना केवल हम सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे होते हैं, रादर मान लीजिए हर्निया में कोई आंत अटकी थी, जिसको आपने टाइम से कराया नहीं और अब वो आंत काली हो गई, सड़ गई, तो हमें आंत को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो आप ना केवल हर्निया की कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, अब जो आंत की कॉम्प्लिकेशन है, उससे उससे भी भी हम जूझ रहे हैं या इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, है ना? इन्फेक्शन होने का खतरा।
फिर जितना आप डिले करते हैं और हर्निया जितना बड़ा हो जाता है, उसके रेकरेंस के चांस वो और ज़्यादा हैं। फिर हुँ, आपको पता नहीं अच्छा बेस्ट चांस होता है सर्जरी में सही होने का फर्स्ट टाइम। हुँ, फर्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपने फर्स्ट टाइम ही अपने प्रोसीजर को इतना डिले कर दिया हुँ। कि वो बेस्ट स्टेट में नहीं आए, तो आप ये लगा के चलिए कि आपका वो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ वो सकता है। कहते भी हैं कि रोग, रिपु और ऋण, इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर एग्ज़ैक्टली। देना चाहिए। तो हमारे को रादर देन अवॉइडिंग थिंग्स कि हम उसको डिले कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये हमारे को कभी ना कभी भई बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो नहीं है, जो बढ़ेगा इंटरेस्ट मिलेगा। आपको जितनी जल्दी हो अपनी डिज़ीज़ को करा लेना चाहिए, नहीं तो वो अल्टीमेटली खराब ही होगा। खराब ही होगा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको थैंक यू करता हूँ क्योंकि आपके माध्यम से हमारी बात बहुत लोगों तक जाती है और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होता है और अक्सर जैसे आपने बताया कि कुछ लोग अवॉइड करते हैं। हर्निया एक बीमारी को लोग अक्सर सोचते हैं कि ये कोई जैसे आप इंग्वायनल हर्निया की बात समझिए, लोग कई बार बात करना भी अवॉइड करते हैं और इसी अ, इस उसमें प्रोसेस में ही वो अपनी डिज़ीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आपके थ्रू हमारी बात उन लोगों तक अगर पहुँचे और वो लोग इस चीज़ को सीरियसली लें और कहीं न कहीं जहाँ भी ये बात सुन रहे हैं, अपने आस-पास सर्जन को दिखाएँ और इस चीज़ को जल्दी कराएँ, तो इसमें समाज का फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो और इसमें थोड़ा एक पूरक प्रश्न और है मेरा। डॉक्टर साहब, एक बार करा लेने के बाद क्या ये दोबारा हो जाता है? सर रेकरेंस ही हर्निया में नोन एक कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर्निया को हमें जल्दी और सही टाइम पे करा देना चाहिए। हमारी बुक्स में लिखा है, अक्सर लोग पूछते हैं सर हम मैं इसमें कितना डिले कर सकता हूँ या मेरे पास कितना टाइम है? बुक्स में लिखा है, यू सी हर्निया, यू ट्रीट हर्निया। है ना? कि हर्निया आप देखते हो, आपको ट्रीट करना है क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये कब क्या खराब होके आ जाए। तो इसमें डिले नहीं करना है आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू जी, सो मच। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण शख्सियतों के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।